बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछले 2 साल से तहरीक इंसाफ पर मजालम के पहाड़ तोड़े गए हैं। इमरान खान पर कातलाना हमले हुए, फिर इमरान खान को जेल में डाला गया, सजाएं सुनाई गई। तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े लीडरान उनको जेलों के अंदर डाला गया। इस वक्त भी शाह महमूद कुरैशी, इमरान खान, मियाँ महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा और दीगर जेलों के अंदर मौजूद हैं। और साथ ही जितना एस्टैब्लिशमेंट ने इस पूरे मामले के अंदर किरदार अदा किया है निगरान हुकूमत के जरिए, फार्म 47 की हुकूमत के जरिए, उतना ही किरदार काजी फायद ईसा का इस सारे मामले के अंदर है। चूँकि फार्म 47 के तहत जो इस वक्त हुकूमत कायम है वो सिर्फ काजी फायद ईसा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सहारे पर कायम है। अब काजी फायद ईसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अलविदा होने जा रहे हैं। अलविदाई तकरीबात की बाकायदा तैयारियों का आगाज़ कर दिया गया है। बहुत बड़ी खबर है, इसकी कुछ डिटेल मैंने आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ इस वक्त फार्म 45 खुलेंगे और ख़तरा ये है कि फिर शहबाज शरीफ हुकूमत की भी छुट्टी होगी। ये मैं नहीं कह रहा बल्कि ख्वाजा आसफ ने आज एक बड़ा एतराफ़ किया है, उसकी कुछ डिटेल आपके सामने रखनी है। साबिक डिप्टी सुपरडेंटेंट जेल, आपको इल्म है कि मोहम्मद अकरम वो लापता कर दिए गए थे, उनको उठाया गया, फिर उनकी फैमिली को उस रहायश से भी निकाला गया, फिर मज़ीद उन पर इल्ज़ामात की बौछार की गई। अब वो बिल आखिर मंजर आम पर आए हैं, रिहा नहीं हुए, बाजियाब नहीं हुए, लेकिन उनका पता चल गया है कि वो कहाँ हैं और उन पर इल्ज़ामात इमरान खान की मदद करना ही है। इस पर हम पहले बात करेंगे। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और कीमती फीडबैक के ज़रिए इस फायर वाल को तोड़ने में मदद करेंगे जो इस चैनल पर लगाई गई है। एक तो बड़ी आम खबर है और उसका ताल्लुक जो है सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं गरीदा फारूकी, उनके हवाले से है। उन्होंने अली अमीन गंडापुर को एक नोटिस भेजा था। पिछले दिनों संगजानी में जलसे के अंदर गरीदा फारूकी का नाम लेकर अली अमीन गंडापुर ने इल्ज़ाम लगाया था कि ये पैसों पे बिकने वाली हैं, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए थे। तो गरीदा जो है वो उन्होंने कहा कि मैं तो फ्री सर्विस देती हूँ, मैं तो पैसे का, यानी उनके कहने का मतलब मुझे ये समझ आया कि ये मेरे ऊपर नाजायज़ इल्ज़ाम है, या तो इसको साबित करें या फिर आपको इतना जो है वो आप हर जाने के लिए तैयार हो जाएं। तो अली अमीन गंडापुर ने उनको जो है वो घास नहीं डाली और अब उन्होंने कहा है कि ठीक है भाई, अगर वैसे आप नायल नहीं हुए तो अब मेरा जो केस है इसके अंदर अली अमीन गंडापुर जो है वो नायल हो जाएगा। अब गरीदा फारूकी जो है वो इस वक्त तो बड़ी ताकतवर है, चूँकि जो भी ताकतवरों के कैंप में होता है वो बड़ा ताकतवर होता है, तो मुमकिन है अली अमीन गंडापुर नायल हो जाए, चूँकि गरीदा ने कहा है, किसी आम ने नहीं कहा। एक तो ये बात है। अच्छा, दूसरा ख्वाजा आसफ जो है उन्होंने आज बहुत बड़ी बात की है, चंद दिन पहले भी उन्होंने की थी, और यही वो बात है जो बुनियादी तौर पर तहरीक इंसाफ का बयानिया है। यानी तहरीक इंसाफ ये समझती है कि अगर इंडिपेंडेंट जजेस आ जाएं, फार्म 45 का खाता गैर जानबदारी के साथ खुले और ये जो ट्रिब्यूनल बना के क्लीन चिट लेने की कोशिश की जा रही है, सदारती आर्डिनेंस और फिर ये सारा जो खेल किया गया है, अगर ये नाकाम हो और फ्री एंड फेयर इंक्वायरी हो तो फिर 17 सीटें नून लीग की हैं, इसी तरह चंद सीटें पीपल्स पार्टी की हैं, फिर तहरीक इंसाफ 2/3 के साथ इलेक्शन जीत चुकी है। आज इसका बाकायदा एतराफ़ किया है कि मामला, ये जो तहरीक इंसाफ का बयानिया है ये बिल्कुल दुरुस्त है। अपनी पार्टी की एक साफ़ी है उनकी आसमा शराजी, उनको उन्होंने इंटरव्यू दिया, लेकिन आप थोड़ा सा वो ज़बान थोड़ी सी, आपको इल्म है वो बेचारे घबरा जाते हैं इस तरह के सवाल के साथ, लेकिन आप सुनिएगा, ये वो असल मामला है। ये वजह है कि काजी साहब को नून लीग की हुकूमत हर हाल में रखना चाहती है, चूंकि वो उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी बन चुके हैं। ये सुनिएगा। सर, लास्ट क्वेश्चन, अगर अक्टूबर आप ही ने कहा था कि इलेक्शन को ऑडिट हो सकता है अगर अदलिया के अंदर तब्दीलियां आ गई, जो कि आनी है, अभी जाहिर है कि चीफ जस्टिस बदलने हैं, तो अभी भी वो खदशा मौजूद है कि ऑडिट हो सकता है, 4 हल्के खुल सकते हैं। ये जो मैं ये इंडिकेशंस जो है ना ये हमें मिली हुई थी, इस वजह से मैंने उस वक्त भी कहा था। और मेरा ख्याल है, मेरी दुआ है कि ये लड़ाई जो है जो इस वक्त बरपा है, ये जंग जो है इस नहज पे ना पहुंचे, इस पॉइंट पे ना पहुंचे जहाँ पे ये जो आप बातें कर रही हैं वो हो, या जिन खदशात का मैं इज़हार कर रहा हूँ वो हो। लेकिन ये खदशा मौजूद है, ये खदशा बिल्कुल, ये इट कैन गेट वेरी बेटर।
बहुत शुक्रिया सर, थैंक अच्छा, ये अब खतरा क्या है सॉरी, खतरा वो कहते हैं कि ये है कि फार्म 45 खुल जाएंगे, और फार्म 45 खुलेंगे तो बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल हो जाएगी। अल्लाह करे मामलात इस नेज पर ना पहुँचे, फिर तो रिहाना जो है वो डार वो MNA है और ख्वाजा साहब जो है वो रंगे हाथों पकड़े जाएंगे। अब ये क्यों कहते हैं कि खदशात हैं, ऐसा ना करे, अल्लाह करे ऐसा ना हो। एक तो ये है कि इनकी हुकूमत बची रहे, इसलिए कह रहे हैं। दूसरा ये समझते हैं चूंकि जिन्होंने ये फार्म 47 वाला धंधा किया है तो वो तो नहीं चाहेंगे कि ये सारा जो है वो इस लेवल पे मामलात जाएं कि शफाफ तहकीकात हों। फिर तो पता चलेगा कि ये कौम के खिलाफ गद्दारी की किसने है, उस पर आर्टिकल 6 लगेगा। इलेक्शन कमीशन ने किस तरह सहूलतकारी की, दरपर्दा कौन मुआवनत कर रहा था, अमले के अंदर कौन कौन लोग थे, किस तरह आरोज लगाए गए, आरोज ने क्या क्या गेमें की। तो ये जब सारे खाते खुलेंगे और बैलेट पेपर से जब फार्म 45 के हवाले से पूरी तस्दीक होगी, बैलेट पेपर तो अब इररेलेवेंट हो गया चूंकि फार्म 45 सबसे आम है, चूंकि सब कैंडिडेट के पास मौजूद होते हैं। तो अब वो कहते हैं कि फिर क्या होगा, इनको लगता है कि ये खुलेंगे तो फिर एमरजेंसी आ जाएगी। जो वो कहते हैं ना, खुदा करे ऐसा ना हो, इस नेज पे ना पहुंचे, फिर मार्शल लॉ आएगा। चूंकि जिन्होंने ये सारा कुछ करवाया है तो उनके पास कोई और हाल नहीं रहेगा, तो ये इस नेज में मामलात नहीं। ये है असल मामला कि अगर जस्टिस काजी फायद ईसा वो रिटायर होते हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह वो मामलात संभालते हैं, और जस्टिस मंसूर अली शाह पर भी मैं ज्यादा पुरुमीद नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल पहला अभी तो टास्क कौम का काजी साहब से जान छुड़ाना है। अब वहाँ पे जो है वो अगर खुलते हैं और ये गैर जानबदारी से मामलात चलते हैं तो ये इलेक्शन नल एंड वाइड करार पाएगा, चूंकि खुद जो इनका मखसूस नशिस्तों का फैसला है उसके अंदर ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिनको बुनियाद बनाकर तहरीक इंसाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जा सकती है। और फिर ये जो पिछले कुछ अरसे के अंदर ये मट्टी पाओ प्रोग्राम, एक तरफ जब जजेस ने उनसे फार्म 45 लिए, गर्दन दबोच ली नून लीग वालों की, तो वो जल्दी से दौड़े। फिर एक सदारती आर्डिनेंस आया, उसके जरिए फिर जल्दी जल्दी जो है वो ट्रिब्यूनल चेंज कर दिए गए और रिटायर्ड जजेस के पास मामलात पहुंच गए। रिटायर्ड जजेस को आम केसेस दे दिए गए। उन्होंने कहा भाई हमें तो घर बैठे हुए थे वेले, अब तनख्वाहें मिलेंगी लाखों, और एक तो हम अपॉइंटमेंट हो गई है और दूसरा करोड़ों वसूल करके तो हम वो इलेक्शन का फैसला कर देंगे। उनका बगैर तो लॉटरी निकल गई है ना, वो ले सकते हैं करोड़ों, ना भी लें तो तनख्वाह के ऊपर भी उनकी वो लॉटरी लगी है, वो उसको एंजॉय करेंगे। अच्छा, रिटायर्ड जज के पास ही नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज के केसेस हमजा शहबाज के लगाए गए, हादर सर्वस पे नहीं लगाए गए। अच्छा, हालांकि हादर सर्वस में भी उनके अच्छे खिदमत गुजार चंद एक मौजूद थे उनके पास हाई कोर्ट के, अब वो लग सकते थे। अच्छा, ये एक तो इन्होंने तस्लीम कर लिया है कि भाई अगर काजी साहब गए, तब्दीली होती है तो फिर ये फार्म 45 खुल सकता है और फिर उनकी हुकूमत की वो बताना ये चाहते हैं, वाज़ेह है कि वो छुट्टी हो सकती है। अच्छा, अब दूसरा जो खबर है, दूसरी खबर बड़ी अहम है और उसका ताल्लुक है काजी फायद ईसा साहब के साथ। काजी फायद ईसा जा रहा है, यानी एक तो है ना जालिमों काजी आ रहा है, फिर था कि जालिमों काजी जा रहा है, तो अब ये टर्म है कि जालिमों का काजी जा रहा है। अब ये टर्म यूज हो रही है और उसके अंदर जो है वो मैं एक चीज़ आपको बता दूं, ये खबर चूँकि बड़ी आम है, इमरान खान के साथ इसको नत्थी किया गया था। कुछ ऐसे लोग अडयाला जेल के अंदर, जैसे कौम दीवानी है तो वहाँ भी मुमकिन है किसी ने कोई फेवर दी हो, चूँकि इमरान खान को तो तंग करना असल मकसद है, तो कानून के मुताबिक भी अगर किसी ने फेवर दी है तो उसको पकड़ा गया। और उसके अंदर ये मोहम्मद अकरम जो डिप्टी जेल सुपरिटेंडेंट थे, आपको इल्म है, इनको उठाया गया, इनकी सरकारी रहायशगाह जो अडयाला जेल के अंदर ही है, और वहाँ से इनको उठाया गया, गिरफ्तारी नहीं डाली गई, लापता कर दिया गया। फिर बताया गया कि इनका जनरल फैद हमीद के साथ इनको नत्थी किया जा रहा है, बयान दिलवाया जा रहा है कि जनरल फैद हमीद ने ये कहा था। ये सारी खबरें, और कुछ और लोगों को भी उठाया गया है। तो अब ये उसके घर वालों का सामान उठा के फेंका गया, उसको सरकारी रहायशगाह जो थी उनकी वो खाली कर दी गई। तो ये तंगी तकलीफ, ये मामलात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चल रहे हैं। तो अब ये आज खबर आई है कि 2 माह से लापता ये डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल मोहम्मद अकरम एंटी करप्शन टीम के पास हैं
اور شیخو پورا کے اندر 95,000 روپے رشوت لینے کا ان پر الزام ہے۔ عدالت نے آج ان کا 3 روز کا ریمانڈ دیا ہوا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے جب کسی بندے کو لاپتہ ہوتا ہے، اغوا کیا ہوتا ہے، تو ہمارے جو پیارے ادارے ہیں جو وہ کرتے یہ ہیں عموماً جو ان کا معاملہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پھر کسی اور محکمے پر کوئی نہ کوئی کیس ڈال کے تو وہ ایک فیس سیونگ لی جاتی ہے، وہ خود بھی محفوظ رہتے ہیں اور بندہ بھی بازیاب ہو جاتا ہے بنیادی طور پہ، تو وہ پھر اس مسئلے کو چونکہ چھیڑے نہیں جاتا، تو اس وجہ سے اسی طریقے سے بظاہر وہ اب مل گئے جی اینٹی کرپشن کو، اور اب کم از کم ان کی ضمانت ہوگی، وہ بیچارہ گھر تو آ سکے گا۔ اچھا، اب قاضی صاحب کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر سے عام ذرائع یہ کنفرم کر رہے ہیں، یعنی کہ قاضی صاحب یعنی ظالموں کا قاضی جا رہا ہے اور اس کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ اس کے جو کھانے پینے کے معاملات ہیں، آخری الوداعی تقریب، اس کے لیے مشاورت شروع ہو چکی ہے، بلکہ کیٹرنگ کی ایک کمپنی جو ہے اس کو باقاعدہ طور پہ جو رجسٹرار ہیں یا جو ریلیونٹ ڈپٹی رجسٹرار ہے غالباً انہوں نے بلا کے تو ایسٹیمیٹ بھی لگوایا ہے، اور آئندہ 1-2 دن کے اندر جو ہے یہ آرڈر بھی دے دیا جائے گا کتنے لوگ تقریب کے اندر شریک ہوں گے، کون کون سے آئیں گے الوداعی تقریب، اتنے لوگوں کا کھانا اور ٹینٹ وغیرہ کہاں لگانے ہیں۔ وہ تو سپریم کورٹ کا باہر جہاں مقبرہ انصاف کا مقبرہ قاضی صاحب نے بنایا ہے بڑے فخر کے ساتھ، تو اس مقبرے کے ساتھ ہی اس کے ارینجمنٹس جو ہے بظاہر نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ ایک عام ڈیولپمنٹ ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ قاضی صاحب کی جو ایکسٹینشن ہے اس کی جو کوششیں ہیں وہ ختم ہو گئی ہے۔ حکومت آخر دم تک یہ کوششیں کر رہی ہے۔ آج اتنی شرمناک حرکت کی ہے حکومت نے، یعنی اتنی بدماشی، غنڈہ گردی، یعنی انتہا ہو گئی ہے، اور وہ یہ کہ جس طرح آپ کو علم ہے جو ایم این اے اس وقت ووٹ نہیں دے رہا، روپوش ہے، تو اب اس کو دھمکیاں دے رہے ہیں چونکہ آئینی ترمیم کرنی ہے، تو آئینی عدالت کا قیام ہو جائے، قاضی صاحب چلے بھی جائیں تو کم از کم آئینی عدالت تو بنے۔ اس کے لیے پھر کیا ہوتا ہے ان کے پاس ہتھیار، ایک تو یہ ہے کہ اس کی ماں بہن بیٹی کو اٹھائیں یا بیٹے کو اٹھائیں، جیسے ریاض فتحانہ کے بیٹے کو پھر اٹھا لیا گیا ہے تاکہ اس کو بلیک میل کیا جائے، اور دوسرا حربہ یہ ہوتا ہے کہ اگر بندہ نہیں ملا تو اگر گھر والے نہیں اٹھائے تو پھر اس کے جو کاروبار ہے اس پہ دھاوا بولا جائے۔ اچھا، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے کہ یہ کنسٹرکشن ٹھیک نہیں ہوئی تھی، پرانے دنوں کا کوئی نوٹس ایک آدھ نکال لیا، اچھا اس بنیاد پہ جیسے عادل بزئی بلوچستان سے ان کے پلازے پر جو ہے وہ گرانے کے لیے مشینری پہنچ گئی۔ اب چونکہ غنڈے بدماشوں کو کون پوچھتا ہے اس ملک کے اندر، تو وہ اسی طریقے سے وہ غنڈہ گردی وہاں حکومت نے کی۔ اچھا، اب جو ہے یہاں پہ یہ ہوا ہے کہ یہ رحیم یار خان ہے، تحریک انصاف کے ایم این اے ہے، چودھری جاوید اقبال وڑیچ، ان کے گھر اور ڈیرے کو مسمار کرنے کے لیے باقاعدہ ضلع انتظامیہ کے افسران اور پولیس کی بھاری نفری پہنچی اور وہاں وہ ڈیرا گرا رہے ہیں۔ اب وہ قانونی ہے، کوئی غیر قانونی نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے، لیکن صرف بتانا ہے کہ بھئی ہم بدماش ہیں، ہم اس پاکستان کے اندر جو بھی رہنا چاہتا ہے جو چاہیں ہم کر سکتے ہیں۔ تو یہ فارم 47 کی جو حکومت ہے، اب دیکھیے اس کے کرتوت، یہ آل شریف، یہ آل زرداری، ووٹ کو عزت دو اور یہ بیانیے، تو ابھی بھی یعنی آخری دن تک قاضی فائد عیسیٰ کی جو ایکسٹینشن کی کوششیں جاری ہیں، لیکن دوسری طرف قاضی صاحب بہرحال اس تمام کوششیں چونکہ ناکام ہیں اور اس بنیاد پر وہ بالکل جا رہے ہیں، اور الوداعی تقریب کی تیاریاں بھی شروع ہو گئی ہیں۔ بعض دوستوں کا کہنا ہے کہ یہ تو الوداعی تقریب ویسے ان کی چیف جسٹس آف پاکستان کی حیثیت سے ہونی ہے، اور آگے آئینی عدالت ہوگی تو وہ نئی عدالت کے جج ہوں گے، اس کی جو ہے وہ الوداعی الگ سے 3 سال بعد ہوگی۔ تو میرا خیال ہے یہ جو کوششیں ہیں، جو اس وقت کی اطلاعات ہیں، تحریک انصاف نے سمارٹ موومنٹ کی ہے، اپنے ایم این ایز کو محفوظ کر لیا ہے، دھمکیاں اور یہ گھروں کو جو ہے وہ حملے، یہ سلسلہ مزید آئندہ آنے والے دنوں میں تیز بھی دکھائی دے گا، لیکن ظالموں کا قاضی بہرحال جا رہا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔